नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड किए हुए हैं और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड है हमारे चैनल पर। पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट भी मित्रों आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट एक बार एग्जाम देने से पहले देख लीजिए, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हम अब बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ठीक है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 16 से 19 वर्ष की नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक एक यहाँ पर गुण भी दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक कौशल को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये देखिए, नैतिकता भी एक प्रकार का कौशल है, भाषा भी एक प्रकार का कौशल है, सामाजिकरण भी एक प्रकार का कौशल है और संज्ञानात्मकता भी एक प्रकार का कौशल है। ठीक है, तो आयु के साथ साथ कौशलों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो हमें बताना है कि गिरोह की अवस्था के साथ कौन सा कौशल आता है और गिरोह की अवस्था कौन सी आयु में होती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। देखिए 8 से 10 वर्ष यानी कि यहाँ पर देखो जो बाल्यावस्था होती है। ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा होता है, जो दूसरी या तीसरी में समथिंग पढ़ता है, तो 8 से 10 वर्ष वाला बच्चा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गिरोह अवस्था या समूह की आयु भी हम इसे कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। ठीक है, इस आयु में बच्चों में सामाजिकरण भी होने लगता है क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो ये दिया हुआ है हमारा प्रश्न नंबर 2। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ठीक है, बालक का जो प्रारंभिक विकास है, प्राइमरी डेवलपमेंट है, वो किस पर मुख्यतः निर्भर करेगा। ठीक है, माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण और समाज। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बालक का जो प्रारंभिक विकास है, ठीक है प्रारंभिक विकास मतलब कि वो सबसे पहले उसमें जो विकास होता है तो वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए माता पिता पर। ठीक है, मतलब माता पिता से सबसे पहले जो बालक है वो सारा व्यवहार कुछ सीखता है। ठीक है, वातावरण अपना सेकेंडरी फैक्टर हो जाएगा, विद्यालय और समाज, विद्यालय और वातावरण जो है वो अपना थर्ड। मतलब विद्यालय तो बच्चा 6 साल का हो जाता है तब जाता है, 3 साल का हो जाता है तब जाता है। ठीक है, 3-4 साल का होता है तब जाता है, और समाज तो ये बाद वाली बात होती है। तो यहाँ पर माता पिता ऐसे पहले कारक होते हैं जिससे बच्चा प्रभावित होता है और विकसित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है मित्रों, इसे एक बार अच्छे से पढ़िए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, और जो आपको 80% 80 से 90% सही लगता है उसे आप टिक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरा या डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया होगा। ठीक है, एक विद्यार्थी जो है वो वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, ऐसा एक अध्यापक ने पाया। ठीक है, अब वो जब वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो वो हीरा बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुमान लगाया, तो किस सिद्धांत पर यह अनुमान लगाया। ठीक है, तो यह हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए, विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, विकास निरंतर होता है और अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने जो अनुमान लगाया है तो वो उन्होंने लगाया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति के आधार पर। क्योंकि देखिए बच्चे को अगर वर्ग बनाते आएगा, ठीक है, वर्ग बनाते आएगा तभी बच्चा क्या बना पाएगा, डायमंड बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग तो बहुत सिंपल आकृति होती है। ठीक है, वर्ग बहुत सिंपल आकृति होती है, लेकिन जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, थोड़ा
मतलब वर्ग से थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वो डायमंड बनाएगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ी कठिनाई का अनुभव वो करेगा अगर उसे वर्ग बनाना नहीं आता है तो, ठीक है। लेकिन अगर उसे वर्ग बनाना आता है तो वो डायमंड भी इजीली बना लेगा, ठीक है। और ये जो है ये विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति का संबंध है, क्योंकि विकास जो होता है वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जब छोटा बच्चा होता है फर्स्ट सेकंड में आता है, मतलब नर्सरी से बात करें हम, तो नर्सरी में अगर बच्चा आता है तो सबसे पहले हम उसे स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सिखाएंगे, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, मतलब सबसे पहले हम बच्चे को सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ लाइन बनाना, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को अल्फाबेट सिखाएंगे, ठीक है, कि इस प्रकार से बेटा ऐसी 2 लाइन बना के इस तरीके से तीसरी लाइन बनाइए, ठीक है। फिर हम उसे कर्व बनाना सिखाएंगे, कर्व बनाना सिखाएंगे तो उसे कर्व समझ में आएगा कि हमें सी में ऐसा कर्व करना है, ठीक है। तो यानी कि विकास जो है वो एकदम से नहीं होता, हम एकदम से उसे इस तरीके से ABC नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। ABC नहीं सिखा सकते, यानी कि अल्फाबेट नहीं सिखा सकते, हम उसे सबसे पहले लाइन, कर्व इस तरीके से सिखाना पड़ेगा, तब जाके हम उसे अल्फाबेट सिखा सकते हैं। तो विकास क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम में होता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये 4 में से कोई एक ऐसा कथन है जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकारों का ना होना। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर आ जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब अगर जो व्यक्ति है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो वो पूर्ण अभिव्यक्ति करेगा, संगतिकरण भी उसका अच्छा रहेगा, सामान्य लक्षण और निर्देशन भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। मानसिक विकार उसमें किसी भी प्रकार के नहीं होंगे, व्यक्तित्व विकारों से वो मुक्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करने वाले ये तीनों के तीनों लक्षण हैं, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। वंशानुक्रम यानी कि देखिए वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा, ठीक है। वंशानुगमन का नियम नहीं है, ये हमें पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है। अब नहीं है वाला भी याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं है वाला भी याद रखना है और है वाला भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नों में 2 फायदे होते हैं, नहीं वाले में है वाले भी ऑप्शन हमें पता हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर डी जो है, अभिप्रेरणा का जो नियम है वो वातावरण से, वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए समानता हो सकती, भिन्नता हो सकती, प्रत्यागमन हो सकता है वंशानुक्रमण में, ठीक है। वंशानुक्रम जो होता है, जैसे यहाँ वंशानुक्रम के आधार पर हमारे वंशजों के समान होते हैं, हम वंशजों से भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्रत्यागमन मतलब हमारे जो लक्षण है वो थोड़े अलग है हमारे वंशजों से, ठीक है, प्रत्यागमन, ओके। लेकिन अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा एक ऐसा लक्षण है जो हमें वंशानुक्रम जो होता है हमारा वंशानुक्रम उसको प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। अभिप्रेरणा हमारे व्यक्तिगत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। विद्यालय में बताई गई बातों को वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करते चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। उनकी पृष्ठभूमि से उन्हें उतना कोई मैटर नहीं रहता है, मतलब उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उन्हें विद्यालय में अच्छा वातावरण मिलता है तो वो विद्यालय की बातें जो है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बात करें प्रश्न नंबर 7 की। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थार्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सूझ द्वारा जो सिद्धांत दिया था मित्रों, वो दिया था अपना ऑप्शन नंबर बी, कोहलर ने, वुल्फगैंग कोहलर ने। वुल्फगैंग कोहलर ने एक चिंपैंजी पर प्रैक्टिकल किया था और उन्होंने सूझ द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने एक चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया था और वहाँ ऊपर कुछ केले बांध दिए थे और नीचे कुछ बॉक्सेस रख दिए थे। तो यहाँ पर देखिए सूझ के द्वारा सिद्धांत, मतलब पहले तो चिंपैंजी को समझ में नहीं आया कि वो केले को किस प्रकार से तोड़ेगा, लेकिन अचानक से उसमें सूझ विकसित हुई और उसने बॉक्सेस को ऐसे जमा लिए। ठीक है, और फिर वो उस पर चढ़कर उसने यहाँ लगे हुए केलों को तोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वोल्फगैंग कोहलर। बात करें प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है प्रगतिवादी शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत है, किस्मत और विश्वास पर निर्भर करती है, शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान हो और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता एक मान से हमें पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का क्या विशेषता है उसकी, कि समस्या समाधान होना चाहिए और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, मतलब अधिक बल देती है कौन? प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा में समस्या समाधान भी होता है और आलोचनात्मक चिंतन पर भी प्रगतिशील शिक्षा बल देती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 9। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल, थार्नडाइक, वर्नन, स्किनर। ठीक है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो यानी कि बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का जो सिद्धांत दिया है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैटल। कैटल ने बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक है या उन्होंने उसे लाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैटल। ठीक है, टर्मन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पर कैटल आ जाएगा। और ये हमारा प्रश्न नंबर 10वां। ठीक है, व्यक्तित्व मापन का सही परीक्षण है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन का सही परीक्षण है आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रक्षेपण परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मापन का सही परीक्षण है। ठीक है, प्रक्षेपण परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मापन का सही परीक्षण है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करें हम अगले प्रश्न मतलब कि प्रश्न नंबर 11 की, तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 11। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ठीक है, मतलब कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनका संबंध भाषा के विकास से है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए पावलोव, ऑप्शन नंबर बी बिने, ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की, ऑप्शन नंबर डी मास्लो। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे देख लीजिए, चॉम्स्की का सिद्धांत दिया हुआ है, एक मास्लो का विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, बिने का दिया हुआ है, ठीक है, और पावलोव का भी दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए इनके नाम, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास का संबंध जो दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की ने मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से संबंधित है, ये इन्होंने सिद्धांत दिया है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12वां। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, मतलब लैंगिक भेदभाव जो होता है उससे बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए लड़कों को जोखिम उठाने और निरूपित बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए और कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लैंगिक समानता बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मित्रों हमारा सही आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। पारंपरिक भूमिका क्या होती है कि लड़कियां झाड़ू लगाती है, मतलब लड़कियां ही झाड़ू लगाती है, ठीक है। तो ये पारंपरिक भूमिका होगी। लेकिन अगर हम लड़के को भी कहेंगे कि बेटा आप भी झाड़ू लगाइए, ठीक है, मतलब आप भी अपने घर में झाड़ू लगा सकते हो, तो ये अपारंपरिक मतलब परंपरा से हमने उसे थोड़ा हटके सजेशन दिया है, ठीक है। तो ये अपारंपरिक भूमिका हो गई। अगर हम कहेंगे कि लड़कियां खाना बनाती है पर लड़के खाना नहीं बनाते, तो ये लैंगिक भेदभाव की बात होगी। लेकिन अगर हम कहेंगे कि बेटा आप भी अपने घर में खाना बनाया करो लड़के को, तो वो एक प्रकार से अपारंपरिक भूमिका मतलब परंपरा से थोड़ी हटके हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव को हम बिल्कुल डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन नंबर बी कोई भी व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी कोई तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, कोई दो व्यक्ति, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्रों कोई दो व्यक्ति, ठीक है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में संवेगात्मक उनकी जो दशा होती है वो समान नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आप जो जैसा मतलब कहना चाहिए कि हम जैसा सोचे कि हमारा साथी भी वैसे ही सोचे। कोई दो व्यक्ति जब आपस में समान नहीं हो सकते तो इतने सारे बच्चे कैसे समान होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें हम प्रश्न नंबर 14 की, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है, ठीक है मित्रों। तो देखिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमें किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक को किस तरीके से हमें रिवाइज करके जाना है। तो उसमें मैंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की भी बात की थी, ठीक है, CCE, ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की भी बात की थी, कंटिन्यू कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से एक क्वेश्चन आता है मित्रों, तो आप इसे प्लीज याद कर मतलब इसे एक बार अच्छे से पढ़कर जाइएगा, समझ कर जाइएगा, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, LL थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है वो व्यापक शब्द को सिद्ध करता है। अब देखिए जो गिलफोर्ड ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। बहुकारक मतलब होते हैं बहुत सारे कारक, ठीक है, और व्यापक का मतलब होता है सर्वांगीण। व्यापक मतलब कि सभी क्षेत्र में, ठीक है, बहुत सारे कारक जो है, ठीक है, सभी क्षेत्र यानी कि ना तो वो सिर्फ स्पोर्ट में परफेक्ट होना चाहिए बच्चा, ठीक है, ना तो वो केवल और केवल लेखन कौशल में परफेक्ट हो, वहाँ हमें क्या करना है, व्यापक यानी कि सभी कौशल, ठीक है, सभी कौशल। LSRW तो होना ही होना चाहिए, LSRW तो होना ही होना चाहिए बच्चों में, ठीक है। LSRW मतलब कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार, और इसका क्रम भी याद रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LSRW तो ये एक ही क्रम में होता है, मतलब ये क्रम को अगर हमने गड़बड़ किया तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा जो है वो सुनना सीखेगा, उसके बाद बच्चा बोलना सीखेगा, उसके बाद बच्चा पढ़ना सीखेगा और सबसे लास्ट में बच्चा लिखना सीखेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले उसे लिखना सिखाते, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम उसे पहले बोले तो वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा, उसके बाद वो पढ़ेगा, उसके बाद वो लिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है व्यापक का अर्थ होता है मतलब व्यापक शब्द के को सिद्ध कौन करता है, JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है, चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए परंपरागत चिंतन, ऑप्शन नंबर बी विकेंद्रिक चिंतन, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक चिंतन, ऑप्शन नंबर डी यह सभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह हो जाएगा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है। वैज्ञानिक चिंतन देखिए क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है चिंतन अनुसंधान से संबंधित क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है।
इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और ये हमारा प्रश्न नंबर 16 वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संबंध में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा है, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघातमत्ता व क्रोध प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए, जो वंचित विद्यार्थी होता है, वंचित या पिछड़ा बालक होता है, ठीक है, पिछड़ा हुआ बालक है, अलाभान्वित बालक है, वंचित बालक है, विशेष आवश्यकता वाला बालक है, तो वो एक प्रकार से व्यक्तिगत अटेंशन चाहता है। ठीक है, मतलब हम उसे व्यक्तिगत अटेंशन दें। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत ये होती है कि वो व्यक्तिगत अटेंशन चाहता है, वो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता, बस उसे बस थोड़ा पर्सनली अटेंशन होना मतलब चाहिए होता है। ठीक है, तो छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होना चाहिए एक अध्यापक और अध्यापिका को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारण के कारण, ठीक है, सेरेब्रल डिसफंक्शन और संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारात्मक विघ्न। तो मित्रों यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर ये आ जाएगा सांस्कृतिक कारण कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। हाँ, सांस्कृतिक कारक उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हमारी अधिगम की क्षमता को। ठीक है, लेकिन जो सेरेब्रल डिसफंक्शन है, सेरेब्रल डिसफंक्शन है मतलब कि देखिए हमारी जो मस्तिष्क की संरचना है उसमें सेरेब्रल एक पार्ट पाया जाता है जो हमारे शरीर के संतुलन को बनाकर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, जो व्यक्ति शराब पीता है तो क्या होता है, उनका जो सेरिब्रल जो है, उनका सेरिब्रल क्या होता है, अनकंट्रोल होता है, मतलब कि उनका सेरिब्रल जो है वो इफेक्टेड होता है। इस कारण से वो अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते, इस कारण वो गिरते रहते हैं जो ज़्यादा शराब पीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सेरिब्रल डिसफंक्शन जो होता है वो अपने मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, और संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारात्मक विघ्न, संवेगात्मक विघ्न यानी कि हमारी मानसिक स्थिति और व्यवहारात्मक विघ्न यानी हमारी व्यवहार वाली जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक कारक उतने ज़्यादा हमारे विकास को इफेक्ट नहीं करेंगे, अधिगम को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये तीनों के तीनों हमारे अधिगम को इफेक्ट करेंगे मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हाँ, तो प्रश्न नंबर 18, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को खालिस्तान ऑप्शन नंबर ए अधिगम योग्य नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं किया जाते हैं, उपलब्ध नहीं कराए जाते, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है उन्हें जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है, ठीक है, जो सुपीरियर इंटेलिजेंस का बच्चा होता है, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस का बच्चा होता है, तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें चैलेंजेस देना है, मतलब उसके लेवल के ऊपर की चीज़ें देना है। ठीक है, जिसको वो बहुत अच्छे से सॉल्व करे और उसमें निपुण बन सके। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो हम उसे विद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक है, तो हमें करवाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 19, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो दुबले पतले होते हैं, क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को हम क्या कहेंगे, समस्यात्मक बालक,
अपंग बालक, पिछड़ा बालक और नाजुक बालक। ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे मित्रों, समस्यात्मक बालक हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, अपंग बालक तो हम उसे कह ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें जैसे जिनके शरीर में किसी प्रकार की कमी होती, तो उसे हमें विकलांग शब्द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसे हटा दिया गया है और ये शब्द बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बुक में भी जब उनके बारे में कोई वर्णन होता है तो विकलांग शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उनके लिए हम कौन से शब्द का उपयोग करते हैं मित्रों, उनके लिए हम करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग, हाँ दिव्यांग शब्द का उपयोग करते हैं, हम दिव्यांग शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो विकलांग की जगह हम दिव्यांग शब्द का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, समस्यात्मक बालक। ओके, बात करें प्रश्न नंबर 20 की। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या है। जो बालक है वो अपराधी प्रवृत्ति अपने आप में ला लेता है, तो क्या उसका कारण है परिवार एवं वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन हमारा, परिवार का वातावरण। ठीक है, परिवार का जो वातावरण है वो एक प्रकार से बच्चे की मानसिक स्थिति पर पूरा प्रभाव डालता है, और अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है मित्रों अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर 21, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 21, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, निम्न बुद्धिलब्धि, ऑप्शन नंबर बी, निम्न अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी, प्रयासों में कमी, ऑप्शन नंबर डी, असुरक्षा की चिंता। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों असुरक्षा की चिंता जो है वो निम्न उपलब्धि का प्रमुख कारण है। ठीक है, असुरक्षा की चिंता जैसे कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे या हमसे नहीं बनेगा, इस तरीके का जो असुरक्षा वाला जो सोच है या सुरक्षा वाली जो सोच है वो विद्यार्थियों की निम्न उपलब्धि का कारण बन सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 22 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 22, अधिगम स्थानांतरण में द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण में द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए, थार्नडाइक, स्पीयरमैन, जर्ड और गिलफोर्ड। ठीक है, दो कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। ओके, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 23, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने, बच्चों की विशेषता पूछा गया है। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों ही बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि आती है, ऑप्शन नंबर सी, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, रीते बर्तन यानी कि खाली बर्तन। ठीक है, और अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे होते क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। ठीक है, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 24 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 24, प्रायः शिक्षार्थियों की खालिस्तान त्रुटियों की ओर संकेत करती है। ठीक है, जो शिक्षार्थी जो है वो त्रुटियां करते हैं तो वो किस ओर संकेत करते हैं, वह सीखते कैसे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर और यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो त्रुटियां हम भी करते हैं या जो बच्चे त्रुटियां करते हैं तो वो ये सिद्ध करते हैं कि वो किस प्रकार से सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 25, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक है, तो संवेग का कौन सा ऐसा सिद्धांत है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, संवेग का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा मित्रों? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। बात करें प्रश्न नंबर 26 की, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वॉटसन, ऑप्शन नंबर बी मैस्लो, ऑप्शन नंबर सी कोहलर, ऑप्शन नंबर डी पावलोव। ठीक है, तो ये हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी मैस्लो। ठीक है, आवश्यकता का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, तो प्रश्न नंबर 27 में दिया हुआ है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? ठीक है, व्यक्तिगत कारक मतलब कि सबके व्यक्तिगत कारक अलग अलग होते हैं। संचार के साधन, ये तो एक प्रकार का सामाजिक कारक हो जाएगा। समवयस्क समूह है। ठीक है, और अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु, तो व्यक्तिगत कारक इसमें मित्रों ऑप्शन नंबर डी ही क्या है? हमारा व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, व्यक्तिगत कारक क्या हो सकता है? परिपक्वता एवं आयु। देखिए, जो 3 वर्ष का बच्चा है वो अलग तरीके से कुछ सीखेगा। ठीक है, और जो 6 वर्ष का जो बच्चा है वो अलग तरीके से कुछ सीखेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई जो कारक है वो व्यक्तिगत कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 28 की, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। ठीक है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्ययों के शिक्षण में, ऑप्शन नंबर बी कौशल के शिक्षण में, ऑप्शन नंबर सी तथ्यों के शिक्षण में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी कौशल के शिक्षण में मौखिक प्रदर्शन कम प्रभावी है। ठीक है, देखिए कौशल यानी कि कोई चीज़ हाथ से करके दिखाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, वहाँ पर मौखिक मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 29, वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया गया था? विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए होरेस, ऑप्शन नंबर बी वालास, ऑप्शन नंबर सी जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी एम ओझा, जे.एम. ओझा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जे.एम. ओझा ने विभेदक परीक्षण का उपयोग किस ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया गया था। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर 30, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनस्मरण, अनुभूति। ठीक है, तो स्मृति से संबंधित कौन सा कारक है जो नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि पहचान, धारण और पुनस्मरण जो है वो स्मृति से संबंधित है, लेकिन अनुभूति जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं, यहाँ पर जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहचान। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारा आंसर अनुभूति ही होगा। ठीक है, अनुभूति जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है, क्योंकि पहचान जो है वो स्मृति से बिल्कुल संबंधित है। हम किसी चीज़ को देखकर पहचान रहे तो ये तो हमारी स्मृति है कि हमने उसे पहले देखा हुआ है। ठीक है, और धारण, ठीक है, ये भी, और इस पुनस्मरण भी, तो ये बिल्कुल तीनों कारक जो है वो स्मृति से संबंधित है, लेकिन अनुभूति जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न उपयोगी लग रहे होंगे, और ये पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं वो इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो आपने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, और सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए। ठीक है मित्रों, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अभी एक 10 बजे एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप उससे भी देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि किस प्रकार से हमें क्या क्या रिवाइज करके जाना है। ठीक है, और किस प्रकार से हमें एग्ज़ाम के पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है मित्रों, तो थैंक यू सो मच और जय हिंद।